Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Farhan Khan Abbasi and you're watching Executive Coaching Center's online Zoom sessions. Today we'll discuss about the main segments of lecture number 5. In other words, you can say that we'll revise the lecture number 5 and then we'll shift to lecture number 6. So first of all, हम देखते हैं जी हमने lecture number 5 में क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेक्चर नंबर 5 में बेसिकली what is the methodology or the process of writing an essay. You can say that the self writing, you can say that creative writing, or you can say that the college essay or examination point of view से जो हम ऐसे करेंगे वो तमाम स्टूडेंट्स या तमाम फॉलोवर्स जो हमें फॉलो करते हैं यूट्यूब चैनल पे, उसका लिंक अवेलेबल है एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर. आप जाकर के लिखेंगे यूट्यूब पे. इसी तरह फेसबुक पे हमारा एक पेज है एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर का. आप एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर के स्पेलिंग से भी इसको सर्च कर सकते हैं और ecc.farhan से भी कर सकते हैं. फेसबुक पे एक हमारा ग्रुप चल रहा है CSS PMS मेंटोर के नाम से. इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं. मेंबरशिप इसकी आप अप्लाई कर सकते हैं और आप उसमें जब रिक्वेस्ट में भेजते हैं तो हम उसको अप्रूव कर देते हैं. उसके अलावा मेरा एक पर्सनल पेज है मोहम्मद फरहान खान अब्बासी के नाम से. इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी सेम नेम से आप फॉलो कर सकते हैं. इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जूम ऑनलाइन क्लासेस में हमने CSS PMS मास्टर आइल्स के लिए 50% डिस्काउंट फ्लैट जो हमारी फीस ऑलरेडी चल रही थी उसमें 50% कट लगाया है. व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है 0332869722. इस पे आप व्हाट्सएप टेक्स्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. अब चलते हैं जी लेक्चर की तरफ. वन गो में जल्दी से इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. सो द थिंग इज दैट के आज के लेक्चर की पहले आउटलाइन देख लेते हैं. तो लेक्चर आउटलाइन इज methodology of English essay, IDA मॉडल, प्लानिंग, राइटिंग एंड रिवाइजिंग. ये क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आपने प्लान करना है, कैसे आपने राइटिंग को स्टार्ट करना है और उसके बाद जब आप अपना ऐसे कंप्लीट करते हैं तो उसकी फिर आपकी रिवीजन का प्रोसेस क्या होता है और उसका कितना टाइम जरूरी है. रफ वर्क स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द गिवन टास्क. चलते हैं जी. सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद आईडीए मॉडल देखेंगे, फिर रफ वर्क देखेंगे, स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम. नॉर्मली अगर आप इंटरनेशनल लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, फॉरेन ऑथर्स को पढ़ रहे हैं लिंग्विस्टिक में, तो ऐसे राइटिंग को या ऐसे के क्वेश्चन को टास्क भी कहा जाता है, प्रॉब्लम भी कहा जाता है. मेथोडोलॉजी ऑफ ऐसे राइटिंग क्या है? इट इज अ फैक्टर ऑफ अ पर्पस. फैक्टर ऑफ पर्पस मींस क्या? यानी ऐसे मेथोडोलॉजी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट एन ऑथर यूजेस टू प्रोड्यूस एन ऐसे, और यू कैन से दैट एन इफेक्टिव ऐसे, एन एक्सप्रेसिव ऐसे. नाउ इट इज द फैक्टर ऑफ पर्पस. यानी आपका कोई ना कोई रीजन होती है, कोई ना कोई पर्पस होता है जिसके पीछे आप काम करते हैं. तो पर्पस ये है कि हम एक ऐसे प्रोसीजर को फॉलो करें जिससे हम एक इफेक्टिव और एक्सप्रेसिव पीस ऑफ राइटिंग प्रोड्यूस कर सकें. नाउ ट्रेडिशनल वे में भी ऐसे राइटिंग होता है और एक हमने मॉडल डिफाइन किया है आईडीए मॉडल, इसके थ्रू भी होता है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर आप सेल्फ राइटिंग कर रहे हैं, क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम कर रहे हैं या फिर कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में आपने ऐसे राइटिंग करनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आईडीए मॉडल को ही आपको फॉलो करना है. बिकॉज जो प्रॉब्लम, जो टास्क या जो टॉपिक आपने वहां पर सॉल्व करना होता है उन 3 घंटों में या बाज एग्जामिनेशन में 2 घंटों में भी ऐसे राइटिंग करनी होती है. तो वो जो टॉपिक आपको मिलता है, टास्क जो आपको मिलता है, या फिर जो आपके सामने वहां पर आप ये देख लें कि आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसको आपने सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए आपके पास जो गिवन टाइम पीरियड होता है उसी में आपने उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है. तो जो ट्रेडिशनल वे है उसमें क्या होता है, डू रफ वर्क बाय डायरेक्टली ब्रेनस्टॉर्मिंग द गिवन टॉपिक एंड पिकिंग अप द मेजर पॉइंट्स एंड मेकिंग एन आउटलाइन. ये बड़ा ट्रेडिशनल सा वे है. रूटीन में, एकेडमीज में, इंस्टीट्यूशंस में ये बात का मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी लिंग्विस्टिक के टीचर्स ऐसे ही कहते हैं कि आप एक टॉपिक लें
उसको देखें और उसकी आउटलाइन और ब्रेनस्टॉर्मिंग बनाएं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप फॉरेन ऑथर्स को पढ़ते हैं जिनकी लैंग्वेज है, कैम्ब्रिज का कोर्स आप पढ़ते हैं, और लिंग्विस्टिक के जो टीचर्स हैं इवन के ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, उनकी अगर आप किताबों को गौर से देखें तो ऐसे की जो मेथोडोलॉजी है उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है आइडेंटिफाइंग द टास्क या आइडेंटिफाइंग द टॉपिक के टॉपिक आपको आया क्या है और उसका मेजर थीम क्या है। दूसरी चीज होती है डिवाइडिंग द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, यानी उस टॉपिक के कितने एस्पेक्ट्स हैं, कितने एरियाज में आपने बहस करनी है, बात करनी है, एक्सप्लोर करना है, और आखिर में आपने एक एनालिसिस देना होता है। आइडेंटिफाइंग द टास्क, डिवाइडिंग द टास्क और एनालाइजिंग द टास्क, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर राइटिंग इसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी किस्म का पीस ऑफ राइटिंग लिख रहे हैं, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, आप इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर है, कोई ऑप्शनल का पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं और आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि उसका मेजर थीम क्या है, फिर उसको टास्क को आपने डिवाइड करना होता है, इसकी कितनी मेजर हेडिंग्स बन सकते हैं, कितने वेरिएबल्स बन सकते हैं, और फिर उसके बाद जाकर आप उसका एक एनालिसिस करते हैं और उसको फाइनली एक फाइनल शक्ल देते हैं। नाउ व्हाट इज आइडेंटिफाइंग द टास्क, ये अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। इसमें दो सेगमेंट हमने डिस्कस किए थे। पहला सेगमेंट इसमें ये है कि सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक एंड कोर इशू। नॉर्मली हम चूंकि सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस, आईईएस, यूपीएससी इन एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जीआरई के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग कंपटीशन पे फोकस कर रहे हैं इन सेशंस का जो मतलब है, तो इसलिए इन तमाम टाइप के एग्जामिनेशन में एक चीज तो कॉमन है कि जो टॉपिक हमें दिए जाते हैं पेपर में, जो हमारे सामने क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें एक से ज्यादा टॉपिक हमारे पास होते हैं। तो द थिंग इज दैट के जब एक से ज्यादा टॉपिक आपके सामने आते हैं तो आपने उनमें से कोई एक अप्रोप्रिएट टॉपिक को सिलेक्ट करना होता है। तो सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एज फॉर एज योर एग्जाम इज कंसर्न्ड, बिकॉज जिस तरह सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस या यूपीएससी, आईईएस के एग्जाम में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में क्या होता है कि वो एक ही टॉपिक, एक ही क्वेश्चन पिक करना है 100 मार्क्स का और उसी पे आपकी एवेल्युएशन होनी है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने राइट टॉपिक पिक करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आइडेंटिफाइंग, जब आपने टॉपिक पिक कर लिया तो उसमें कोर इशू क्या है, बेसिक थीम क्या है जिसके ऊपर आपने 2500, 3500 या 5000 वर्ड्स का एक वर्क प्रोड्यूस करना है, यानी ऐसे लिखना है। मैं चूंकि प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि ऐसे में कुछ प्रॉम्प्टर्स होते हैं, यानी ऐसे का टॉपिक जहां पर फुल स्टॉप लगता है, खत्म होता है, उसके बाद कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दी होती है, जैसे डिस्कस लिखा होता है, आर्ग्यू लिखा होता है, अग्री, डिसअग्री, ओपिनियन। तो वो आखिर में एग्जामिनर फोकस करवा रहा होता है उस प्रॉम्प्टर के ऊपर, वहां से भी हमें पता चलता है कि इसके किस कोर इशू के ऊपर हमने फोकस करना है। बिकॉज देखा ये गया है, या मेरा अपना जाती तजुर्बा ये है कि अकेडमीज में, इंस्टीट्यूशन में वो लोग जो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो एग्जाम वाले डे पे इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते कि वो सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को देख के लिखना शुरू कर देते हैं, रादर देन इस चीज पे फोकस किया जाए कि एग्जामिनर ने आपसे क्या चीज पूछी है, यानी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, और उसको फोकस करना, यानी टू द पॉइंट चलना और कोर इशू पे रहना, यानी उससे डेविएट ना करना इज इंपॉर्टेंट। तो इससे जब आप एक्सक्यूज मी आइडेंटिफाई करते हैं किसी टास्क को, एक दफा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आपके लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज आपने डिवाइड करना है टास्क को। नाउ डिवाइडिंग द टास्क में हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया था, इसको रफ वर्क कहते हैं। अगर आप 3 घंटे का इंग्लिश ऐसे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा इसमें 45 मिनट से 1 घंटा आपका रफ वर्क का होना चाहिए। बाकी के 2 घंटे में आप नीट वर्क और ऐसे लिखते हैं, बिकॉज अगर आप एक अच्छा प्लान नहीं कर सकते, एक अच्छी बेस नहीं बना सकते, तो उसके ऊपर अच्छी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। नाउ रफ वर्क में क्या होता है, सबसे पहले लिमिटिंग द गिवन टॉपिक या सेग्रीगेशन ऑफ कीवर्ड्स या टर्म्स। जो टॉपिक में कीवर्ड्स या टर्म्स डिस्कस की जाती हैं उसको आप सर्कल करते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं, फोकस करते हैं, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेन आइडिया, मेन थीम, मेन कॉन्सेप्ट्स कि इस टॉपिक में बेसिक एग्जामिनर रिक्वायर क्या कर रहा है, मांग क्या रहा है। अगर सीएसएस के एग्जाम की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि सीएसएस का जो क्वेश्चन पेपर होता है
उसमें एक नोट लिखा होता है, एक बॉक्स बना होता है क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पर ही, उसके बाद टॉपिक्स होते हैं और उस बॉक्स में एक इंस्ट्रक्शन होती है। नॉर्मली इंटरनेशनल एग्जामिनेशन में, टॉफल में, आइल्स में, जीआरई में भी इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि आपने एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हल करना है ना। उन इंस्ट्रक्शंस में जो 3 या 4 इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती हैं या इंपॉर्टेंट, आप समझ लें कि आपके लिए वो इंस्ट्रक्शंस के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उसमें एग्जामिनर जो आपसे रिक्वायर करता है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वो कहता है कि क्रेडिट विल बी गिवन, यानी मार्क्स दिए जाएंगे, क्रेडिट दिया जाएगा, कंसिडरेशन की जाएगी फॉर कोहेरेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल, क्लैरिटी, लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन। अब याद रखिएगा कि आप जितना मर्जी नॉलेज वहां पर शेयर कर लें, जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन शेयर कर लें, अगर वो कोहेरेंट नहीं है, आपका मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, पैराग्राफ कनेक्टर नहीं है, विद इन पैराग्राफ सेंटेंस कनेक्टर नहीं है, वेरिएबल टू वेरिएबल कनेक्टिव, आपने एक ऐसे को रब्त में, तरतीब में नहीं ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद लॉजिकल आर्गुमेंटेशन नहीं है, और अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन दी है तो वो बड़ी डेंस किस्म की इंफॉर्मेशन दे दी है, इररेलेवेंट बातें लिख दी हैं, तो क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम लिमिट कर लेते हैं टॉपिक को, यानी कोर थीम देख लेते हैं ताकि क्लियर हो कि इसके ऊपर ही हमने लिखना है, और उसमें प्रॉम्प्टर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी जो एग्जामिनर की टॉपिक के बाद इंस्ट्रक्शन क्या है। अभी आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उस पर बात भी करेंगे। थिंकिंग पैरामीटर होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, क्लस्टरिंग होती है, वेरिएबल डेवलपमेंट होती है, डेवलपिंग द रफ आउटलाइन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में इस पर डिटेल पे भी बात करेंगे कि क्या होता है। उसके बाद है एनालाइजिंग द टास्क, कीपिंग इन माइंड that all the major areas of the task या topic are explored in point format. Now it is called analyzing the task. जब आप मेन थीम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, टॉपिक को समझ लेते हैं, तो फिर अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसकी फीचरिंग कर लेते हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट पे इसने पूछा हुआ है, किस किस एरिया पे मेन फोकस कर रहा है, और मैंने उसके अकॉर्डिंगली कौन से थिंकिंग पैरामीटर डेवलप करने हैं, यानी किन किन पैरामीटर पे मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, यानी सोचना है। फिर आप उसकी पॉइंट्स फॉर्मेट बना लेते हैं और उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है डूइंग द रफ वर्क। ऑब्वियसली बात है, जब आप रफ वर्क करते हैं, मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया, कम से कम 1 घंटा है, और इसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप 11 स्टेप्स का एक मॉडल बना दिया है कि इन 11 स्टेप को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बस फॉलो करते रहना है। कोई भी आपके पास टॉपिक है, आपने इन 11 स्टेप को उस पर अप्लाई करना है, ऑटोमेटिकली आपका टॉपिक होगा, उसमें से जो रिजल्ट्स हैं वो और जो कंटेंट है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जो आउटलाइन है, वो ऑटोमेटिकली इन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली खुद ही आपके सामने प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये तो था हमारा एक छोटा सा ग्लिम्स प्रीवियस लेक्चर का, विच वाज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं हमारे जो आज के लेक्चर में जो हमने मेन एरिया जो करना है, जिसके ऊपर हमने पहले भी बात की है लेक्चर नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, और आज लेक्चर नंबर 6 में हम करेंगे, ताकि एक प्रॉपर रब्त बन जाए ऑर्गेनाइज्ड वे से। अब हम प्रैक्टिकल एक्टिविटी की तरफ जाने लगे हैं, यानी अब हम ऐसे को सॉल्व करेंगे। नाउ इट इज द फर्स्ट डे, यानी मेरा पहले 4, 5, 6 लेक्चर्स जो होते हैं वो बेस बनाने के लिए होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए होते हैं, डूज एंड डोंट्स ऑफ ऐसे राइटिंग्स के लिए होते हैं, बेसिक प्रिकॉशंस से होते हैं, और बेसिक टाइप्स ऑफ एसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ राइटिंग क्या होते हैं, इस तरह के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम इंशाल्लाह ताला शेयर करते हैं जी आज का लेक्चर आपसे, और आज का लेक्चर भी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम आज मेथोडोलॉजी के ऊपर ज्यादा बात करेंगे, यानी मेथोडोलॉजी ऑफ ऐसे राइटिंग, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है क्या, जिसको मैं आप समझ लें 7, 8, 10 साल के करीब एक एक्सपीरियंस है मेरा पढ़ाने का, प्रैक्टिकली तो 7 साल से, लेकिन 3 साल वो भी हैं जब मैंने खुद CSS क्वालिफाई किया और मैं तो पढ़ाता था, बट इट वाज नॉट प्रोफेशनली, मैं इतना ज्यादा टाइम देता था। लेकिन जब से मैं प्रॉपर एक एकेडमी सेटअप में और एक प्रोफेशनल वे में कर रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को फोकस करवाता हूँ। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं आज आपको एक और काम की बात शेयर कर दूं कि अगर आप सेल्फ राइटिंग की बेसिक टेक्निक्स जान गए हैं, तो आपका पूरे का पूरा CSS, PMS, PCS, IES, UPSC के एग्जाम, GRE के एग्जाम, कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें सब्जेक्टिव राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, सब्जेक्टिव पेपर है, वो आपका क्वालिफाई है। द रीजन बीइंग इज दैट कि जब आपको टेक्निक्स ऑफ राइटिंग आ जाती हैं,
तो बाकी जितने भी आपके CSS, PMS, PCS, IES, UPSC, कोई भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कोर्स भी डिफाइन है। तो कोर्स को आपने पढ़ा होता है, किताबें पढ़ी होती हैं, रेफरेंस बुक्स पढ़े होते हैं, बुलेट्स बनाए होते हैं, नोट्स बनाए होते हैं, तो उस कोर्स में से सवाल आने होते हैं। तो जब आपको वो, उसके लिए तो आपके पास नॉलेज और मेमोरी पहले से ही बहुत कुछ होता है। तो जब आप ये टेक्निक्स राइटिंग की सीख जाते हैं तो फिर आप पेपर में बहुत प्रोडक्टिव किस्म का आर्ग्यूमेंट जनरेट करते हैं, चाहे वो इस्लामियात है, चाहे पाकिस्तान अफेयर है, चाहे करंट अफेयर है, चाहे आपका कोई ऑप्शनल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, आपका सोशियोलॉजी हो गया, आपका मुस्लिम लॉ जूरिस्प्रूडेंस हो गया, आपके जेंडर स्टडीज हो गया, यूएस हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री, इस्लामिक, कोई भी सब्जेक्ट जो आपने रखे हैं, इवन कि आपकी जो जिसको हम कहते हैं ना लिंग्विस्टिक के पेपर अक्सर स्टूडेंट रख लेते हैं, उर्दू रख लेते हैं, पर्शियन रख लेते हैं, पंजाबी रख लेते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है, बिकॉज आप एक रवानी में आ जाते हैं, आप एक फ्लो में आ जाते हैं, आपको राइटिंग आ जाती है। तो वही हमारा एक मैसेज है जो मैं हर लेक्चर में देता हूँ कि यू में विजिट आर यूट्यूब चैनल एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर, फेसबुक पे cc.farhan या एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर पे आप जा सकते हैं। CSS PMS मेंटर, ये फेसबुक का एक ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे फेसबुक पे मेरे नाम से मोहम्मद फरहान खान अब्बासी से फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे कोई भी आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नाउ अब देखते हैं लेक्चर की आउटलाइन क्या है। तो सेल्फ राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग या स्टेप बाय स्टेप लर्निंग में आज हम 4 स्टेप्स को इंशाअल्लाह ताला अंडरस्टैंड भी करेंगे और मैं आपको इसके लिए असाइनमेंट भी दूंगा। एक टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है, उस टॉपिक को हम सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। एंड वन थिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो इनिशियल लेक्चर्स हैं ये आपको मेथोडोलॉजी और बाकी चीजें समझाने के हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस किया करेंगे, डेली बेस पे एक कंप्लीट टॉपिक किया करेंगे, इन्हीं स्टेप्स से गुजारते हुए रियल टाइम में परफॉर्म करेंगे उन टॉपिक्स के ऊपर। और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको मुश्किल लगते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप समझते हैं एक्सपेक्टेड हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे एरिया जिस पे आप काम करना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे वो टॉपिक भी शेयर करें। हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर काम करेंगे और देखेंगे कि किस तरह राइटिंग इज एन ऑपरेटिव एक्टिविटी ऑफ योर ब्रेन है। आप थॉट प्रोसेस से गुजरते हैं, आपके सामने कोई चीज आती है, आप उसको प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, ड्राफ्टिंग करते हुए। तो पहले हम देखेंगे लिमिटिंग द गिवन टॉपिक, जिसको आइडेंटिफाइंग द टास्क कहते हैं, और सेगमेंटेशन भी कहते हैं, सेग्रीगेशन भी कहते हैं, कि एक बड़ा टॉपिक आपके सामने, आपने उसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया। स्टेप 2 में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेन आइडिया, थीम या कॉन्सेप्ट, उसी टॉपिक को जिसको हमने लिमिट किया है, सेग्रीगेट किया है, जिसके हमने सर्कलिंग की है या अंडरलाइनिंग की है, उसमें से मेन आइडिया को एक्सट्रैक्ट करेंगे, अखज करेंगे, निकालेंगे। उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे मेजर फीचर्स ऑफ द थीम, यानी जो मेजर कॉन्सेप्ट या थीम हमने उस टॉपिक में से पकड़ा है, अब उसके कौन कौन से फीचर्स हैं जिसके ऊपर एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है हम डिटेल में बात करें। डिटर्मिंग द थिंकिंग पैरामीटर, और इस मेजर जो एस्पेक्ट्स आपके सामने जो थीम आया है, इसके कौन कौन से थिंकिंग पैरामीटर हो सकते हैं, इसके कौन कौन से एस्पेक्ट पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, 2 टाइप की थिंकिंग होती है जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करता हूँ। स्टूडेंट्स, दुनिया में सोचा 2 तरीकों से जाता है, एक तरीकों को कहते हैं हार्ड थिंकिंग और एक को कहते हैं स्मार्ट थिंकिंग। नाउ इनके लेवल्स हैं। अगर आप देखें तो जो आपकी हार्ड थिंकिंग है, ये एक्सप्लिसिट थिंकिंग भी की जाती है, ऑब्जेक्टिव भी की जाती है, क्वांटिटेटिव भी की जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी की जाती है। इसमें लॉजिक होती है, प्रिसिशन होती है, एग्जैक्ट चीजें आपके पास आती हैं, स्पेसिफिकेशन होती है, कंसिस्टेंसी होती है, फोकस्ड होते हैं। लेकिन इसमें जो प्लान ऑफ एक्शन या जो नॉलेज और बाकी तमाम चीजें हैं, ये आपकी ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं। इसका मतलब है जो हार्ड थिंकिंग है वो बड़ी ही ज्यादा एक्यूरेट थिंकिंग है। दूसरी तरफ आती है सॉफ्ट थिंकिंग, एम्बिगुअस आइडियाज, सब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव है, शेड्स ऑफ ग्रे है, मेटाफिजिकल, अप्रोक्सीमेट है, डिफ्यूज है, उसके अलावा प्लेफुल है, कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें आपके सामने आती है, ना कि कंसिस्टेंट और फोकस्ड होती है। आइडिया जनरेशन है, क्रिएटिविटी, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन इससे ज्यादा बेहतरीन आप अगर देखें तो आपकी हार्ड थिंकिंग है,
एंड दैट इज आल्सो नोन एज स्मार्ट थिंकिंग। जिस मॉडल पे इंशाल्लाह मैं अभी आपसे डिटेल में बात करूंगा, यू वुड फाइंड इट कि हम बिल्कुल हार्ड थिंकिंग और स्मार्ट थिंकिंग के मॉडल को फॉलो करेंगे। आते हैं जी थिंकिंग के ऑर्डर्स के ऊपर भी आते हैं। नॉर्मली दुनिया में देखा जाता है कि दो ऑर्डर ऑफ थिंकिंग होते हैं, एक हायर थिंकिंग ऑर्डर होता है, एक लोअर थिंकिंग ऑर्डर होता है। हायर थिंकिंग ऑर्डर क्या है जिसके ऊपर मैं आपको फोकस करवाना चाह रहा हूं, बिकॉज आपका जो कंपैरेटिव एग्जाम है ये लोअर थिंकिंग ऑर्डर का नहीं है। इट इज नॉट अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम जिसमें कोई सिलेबाई दिया गया है, कोई सेमेस्टर सिस्टम है आपका जिसमें आपने कुछ असाइनमेंट्स तैयार कर लेनी है, कुछ चीजें याद कर लेनी है और वो पेपर में आ जाना है। इसमें क्या होगा, इस एग्जाम में एक तो एक अनसीन पेपर आपके सामने आता है, अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आपके सामने आते हैं, और आप जितना मर्जी सिलेबाई को कवर कर लें, कोर्स को तैयार कर लें, एग्जामिनर ने इस ट्रिकी वे से क्वेश्चंस को आपके सामने प्रेजेंट करना होता है। या इतने ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि वो चीज को स्विंग करके आपसे आपकी एनालिसिस, आपकी इनपुट लेना चाहता है। बिकॉज हाईएस्ट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन का मतलब ही ये है द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन। लेकिन मैं जिस सिनेरियो से इन एग्जामिनेशन को देखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 2 बार इज्जत दी, इस एग्जाम को पास किया और अच्छे ग्रेड्स के साथ किया, इंटरव्यू में अच्छे ग्रेड्स आए। मैंने ये देखा है कि अगर आप हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग की तरफ शुरू से ही चले जाएंगे तो एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएगा ना। समझते हैं कि हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग और लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग क्यों है। लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग में रिमेंबरिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, आपको चीजों को रट्टा मारना पड़ता है, क्रैमिंग करनी पड़ती है, याद करना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप होती है लेकिन उससे ज्यादा पोर्शन अगर आप देखें तो आप चीजें याद कर लेते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, हेडिंग्स बनाते हैं, चीजें, यानी आप टेक्निक्स की तरफ जाते हैं रादर देन हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग में एनालिसिस करते हैं, एवेल्युएशन करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिएशन एंड इनोवेशन। यानी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपके पास वो तमाम स्किल्स और तमाम एबिलिटीज होती हैं, वो सारे के सारे 11 स्टेप्स आपके सामने होते हैं कि आप किसी भी अनसीन टॉपिक के ऊपर एक्सप्लोर करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं, क्रिटिकली एवेल्युएशन करते हैं ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक। तो आपके सामने वो टॉपिक खुद से एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है, खुद से एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। आपके जो दिमाग है उसमें आउट ऑफ द बॉक्स नई थॉट्स आती हैं, नए आइडियाज आते हैं। बस आपको उसको एक सिमेट्री में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, कोहेरेंस में और लॉजिकली क्लैरिटी के साथ लिखना है, रिप्रोड्यूस करना है अपनी थॉट्स को, रफ वर्क को नीट वर्क करना है। और ये काम स्किल मांगता है। इसको मैं कहता हूं ऐसे राइटिंग इज नॉट अ साइंस बट एन आर्ट। ऐसे राइटिंग की मेथोडोलॉजी साइंटिफिक है, आपने साइंटिफिकली इन चीजों को समझना है, इस मेथड को फॉलो करना है। बट जब आप इसकी प्रोडक्टिविटी में जाते हैं, जब आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, इट इज एन आर्ट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से टॉपिक हैं जिसपे अगर आज मैं इस वक्त अपने इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के लिखूंगा तो कुछ और पॉइंट्स आएंगे, कुछ महीनों हफ्तों बाद उसी टॉपिक को अगर मैं खुद से दोबारा करूंगा, अगर मेरा नॉलेज एक्सपेंड होता है, मेरी ऑब्जर्वेशन बेहतर होती है, तो मैं फिर किसी और एस्पेक्ट से उसको दोबारा कर सकता हूँ। इट मींस दैट कि जो आपकी एनालिसिस एबिलिटी है, एवेल्युएटिंग एबिलिटी है, एनोलॉजी और कंपैरिजन की एबिलिटी है, क्रिएटिविटी की एबिलिटी है, इट इज कॉल्ड हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। एंड रिमेंबर वन थिंग, हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग डेवलप होती है प्रैक्टिस से। ये एक दिन, एक महीने, 2 महीने का काम नहीं है, ये एक प्रोसीजर है जिसको आपने बार बार रिवाइज करना है। आप खुद ही देखेंगे कि आपका फर्स्ट डे का वर्क और आपका 3, 4, 6, 8 महीने के बाद का वर्क, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अब आते हैं जी हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग कैसे डेवलप होगी, या वो 11 स्टेप कौन से हैं जिसपे हमने काम करना है। तो नंबर 1, सबसे पहले जो भी आपके पास टॉपिक आए आपने उसको लिमिट करना है। और लिमिट का मैंने आपको बताया था कि तमाम टॉपिक्स में से एक टॉपिक आपने सिलेक्ट करना है और उस सिलेक्टेड टॉपिक को भी सर्कल कर लेना है, अंडरलाइन करना है, उसके सेगमेंट बनाने हैं। और इसका सबसे आसान तरीका क्या है, इसका स्टूडेंट सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोग जो टॉपिक फाइनल आप करें, 10 टॉपिक आपको दिए हों, 5 दिए हों, 3 दिए हों, 4 दिए हों, उनमें से जो टॉपिक आप फाइनल करें एग्जाम में जाके, आप उस टॉपिक को आंसर शीट के लास्ट पेज पे आखिर में एक हेडिंग दें रफ वर्क की और वहां पे वो टॉपिक लिख दें और फिर उसको सर्कल करें।
और फिर उसको रीड करें, फिर आपको पता चलेगा इसमें मेन चीज वो आपसे क्या पूछा है। दूसरा है एक्सट्रैक्शन या सॉर्टिंग। इस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैंने एक छोटा सा लगाया हुआ है ताकि अंदर अंडरस्टैंड हो। ये डिफरेंट किस्म के जो गैजेट्स हैं ये हमारे पास यहाँ पे नीचे पड़े हुए हैं, इनको इन रिंग्स में डालना है और आप देख रहे हैं जो जिस कलर का है उसको उसी में आप पिरो रहे हैं, उसी में आप उसको फिल इन कर रहे हैं। नाउ इट इज कॉल्ड सॉर्टिंग और एक्सट्रैक्शन के मेन थीम सॉर्ट आउट करना असल बात क्या है। उसके बाद फीचरिंग है, यानी इसमें कौन कौन से मेजर एस्पेक्ट पे एग्जामिनर बात कर रहा है या मैं किस किस एस्पेक्ट को ज्यादा फोकस करूं, एक्सप्लोर करूं, और उसके बाद आपके थिंकिंग पैरामीटर है उसके ऊपर अभी हमने थोड़ी सी बात की। इसके बाद आ जाते हैं लिमिटिंग द टॉपिक और सेगमेंटेशन। ये है क्या और ये किया किस तरह जाता है, तो चलें जी प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द कीवर्ड्स और की टर्म्स इन द गिवन टॉपिक बाय सर्कलिंग और अंडरलाइनिंग। वेरी सिंपल, यानी आपके सामने एक टॉपिक है, उस टॉपिक को आपने सर्कल किया या अंडरलाइन किया, क्यों कि कीवर्ड्स या की टर्म्स उसमें कौन कौन सी यूज की गई हैं, ताकि अब आप उन पे ही आगे अपने 3500 2500 5000 वर्ड्स में फोकस करें, क्योंकि हमारे दौर में 5000 वर्ड्स कैसे लिखा जाता था। अभी जरा मेहरबानी कर दी है गवर्नमेंट ने पिछले को 2-4 साल से, को मेरे ख्याल से 2500 वर्ड्स कैसे हो। टॉपिक लेट से हमने एक टॉपिक आज पिक किया है, अकाउंटेबिलिटी इज एसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी जो आपकी एहतसाब है ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बड़ा जरूरी है। और उसके बाद फुल स्टॉप है और उसके बाद एक प्रॉम्प्टर उसने हमें दे दिया डिस्कस। इसके ऊपर अब आपने 2500 3500 5000 वर्ड्स में डिस्कशन करनी है। क्या डिस्कशन करनी है कि कैसे अकाउंटेबिलिटी एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान को डेवलप कर सके, पाकिस्तान को आगे लेके जा सके, इसमें एहतसाब का किरदार क्या है। तो आप देखें, अब ये पूरा टॉपिक आपके सामने है, थोड़ा सा मुश्किल है इसको फोकस करना, तो अब हम इस पे स्टेप नंबर 1 को अप्लाई करते हैं। नाउ लिमिटिंग और सेगमेंटेशन, तो इसमें हमारे पास आया एक वर्ड अकाउंटेबिलिटी, एक आया एसेंशियल, एक आया डेवलपमेंट, एक आया पाकिस्तान। अगर आप गौर से देखें तो अकाउंटेबिलिटी, एसेंशियल, डेवलपमेंट, पाकिस्तान, नो जी, ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें उसने आपको फोकस करने को कही हैं और इन पे ही अब आपने फोकस करना है, अकाउंटेबिलिटी पे करना है। क्यों है एसेंशियल, उसका कंपैरिजन क्या है, दुनिया में कैसा है, कोई ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान की तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अंडर डेवलप कंट्रीज में, इकोनॉमिकली लेस डेवलप कंट्रीज में, और जिसने 15 20 25 साल में इस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से ही मुल्क को डेवलप किया हो। कोई ऐसी केस स्टडी आपके जहन में आती है, इंडोनेशिया की, मलेशिया की, बांग्लादेश की, टर्की की, इस तरह के ममालिक की आपके सामने आती है, कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर। तो ये तमाम चीजों के ऊपर, और डेवलपमेंट क्या होती है, पाकिस्तान एक मुल्क है तो इसकी क्या डेवलपमेंट होगी, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, एडवांसमेंट इन वे ऑफ लिविंग, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, किस डेवलपमेंट की बात हमने करनी है। ठीक है, तो ये हमने सेगमेंट कर लिया। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे कि मेन थीम एग्जामिनर हमसे कह क्या रहा है, मांग क्या रहा है, ये हमने खुद करना है। तो मैंने इसको सॉर्ट आउट कैसे किया, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है जो आप लोगों ने भी लिखनी है, किसी भी टॉपिक को सामने रख के उसके स्टेप 2 पे। तो मैंने एक स्टेटमेंट बनाई है इसकी, इट इज अ प्रोसेस इन विच द राइटर कीप्स इन माइंड ऑल द कीवर्ड्स एंड फाइंड्स द कोर और सेंट्रल आइडिया विच इज आस्क्ड। तो देखते हैं जी एक्सट्रैक्शन क्या है, अकाउंटेबिलिटी इज कंपल्सरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। लो जी, ये है एक्सट्रैक्शन, ये हमने इससे अखज किया कि एग्जामिनर हमें कह रहा है कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए अकाउंटेबिलिटी कंपल्शन है, इंसेंशियल है, और इस ही पॉइंट पे डिस्कशन होनी चाहिए। इसके ना लेफ्ट जाना है ना इसके राइट जाना है, बस इसी के ऊपर है कि अकाउंटेबिलिटी ही एसेंशियल है। और इस स्टेटमेंट को, इस प्रॉब्लम को, इस टास्क को 2500 से 3500 वर्ड्स में आपने प्रोड्यूस करना है, और उसका एक प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, लॉजिकल आर्गुमेंटेशन होनी चाहिए। तो अब स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 क्या है, हमने इसके कुछ मेन फीचर्स निकाल लिए हैं, ये खुद से आपने सोचना है, खुद से ये टेक्निक्स को अप्लाई करना है जिस तरह मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूं। सबसे पहली चीज तो हमने अगर देखें तो पहला हमारे पास आई थी अकाउंटेबिलिटी। अगर आप पिछली स्लाइड पे जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज वो हमसे पूछ रहा है अकाउंटेबिलिटी।
तो अगर वो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर हमसे बात कर रहा है, ये देखें यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी है, तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी को हम फोकस करेंगे, क्यों एसेंशियल है, डेवलपमेंट किस 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 सेगमेंट की है, और विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, तो इस पे हम बात कर लेंगे। आते हैं जी टॉपिक के ऊपर वापस। एक्सट्रैक्शन हमने कर ली है, अब हम मेन फीचर देखते हैं। तो वो कहता है व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे पहले तो हमारे ऐसे के अंदर ही हमने ऐसे लिख नहीं देना, ये आपने अपने लिए रफ वर्क में लिखना है कि अकाउंटेबिलिटी किसको कहते हैं, हाउ इट इज रिलेटेड टू कंट्रीज डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आपने जनरेट करना है, अपने लिए जनरेट करना, और फिर इसके जवाब में आप एक आउटलाइन तरतीब देंगे। व्हाई इट इज एसेंशियल इन पाकिस्तान विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, चूंकि आपका टॉपिक है पाकिस्तान में क्यों एसेंशियल है, द करंट कंडीशंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। तो करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या लोगों को अदल इंसाफ मिल रहा है, क्या इदारे जो अदल और इंसाफ नहीं दे पा रहे वो अकाउंटेबल हैं, क्या कुछ सेक्रेड काउस तो नहीं है, क्या उन सेक्रेड काउस की वजह से पूरे का पूरा सिस्टम तो डीरेल नहीं होने लगा, क्या कोई स्पेसिफिक क्लास सिस्टम तो यहाँ नहीं चल रहा कि इसके लिए और कानून है और दूसरे के लिए और कानून है, क्या इन लेटर एंड स्पिरिट the essential definition of accountability is comprehensible within the system। हमारे इस मौजूदा निजाम के अंदर एहतसाब का जो असल मकसद है, जो उसके लिटरल मीनिंग है, इन लेटर एंड स्पिरिट, उसको समझा जा रहा है, उस पर अमल किया जा रहा है। उसके बाद आते हैं, ये सवाल आपने खुद पैदा कर दिए, मैंने खुद से ये बनाए, खुद इसको किया और मैं इसको एड्रेस करूंगा ना। हो जब आप इन चीजों को एड्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके थिंकिंग पैरामीटर आपके जेहन में आ जाएंगे, और उसके बाद आप अपने वेरिएबल यानी रफ आउटलाइन डेवलप कर लेंगे। नाउ द थिंकिंग पैरामीटर इज, these are the parameters which the writer adopts to think clearly and directly about the multiple aspects of the given topic। राइटर क्या करता है, वो हर चीज पे नहीं सोचता, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम भी कम होता है और हम हर एरिया पे तो सोच भी नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको एक एम्बेड, एक ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं, एक डब्बे में ले आते हैं कि इस एरिया पे हमने सोचना है विद रेफरेंस टू दिस टॉपिक। तो हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी, हमारी आउटलाइन डेवलप हो जाएगी, एक खाका बन जाएगा हमारे सामने। तो मैं दोबारा इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं, वो कहता है दीज आर द पैरामीटर्स which the writer adopts to think clearly and directly about the multiple aspects of the given topic। brainstorming is done on the basis of thinking parameter। तो देखते हैं जी थिंकिंग पैरामीटर इधर हमारे पास क्या है। तो थिंकिंग पैरामीटर जो हमारा ये वाला टॉपिक है, अकाउंटेबिलिटी इज एसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, डिस्कस। इस टॉपिक में क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो एहतसाब है उसका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, institutional aspects of accountability, national and global aspects of accountability। नेशनल और ग्लोबल एस्पेक्ट आपके थिंकिंग पैरामीटर में इसलिए भी आता है कि कोई मुल्क, उसका जो नेशनल कैरेक्टर होता है वो डिफाइन करता है उसका इंटरनेशनल इमेज क्या है। तो अगर आपके मुल्क के बारे में एक इमेज है दुनिया में कि इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, कोई शख्सियत, कोई इदारा, कोई ग्रुप ऑफ पीपल, कोई क्लास, चाहे एफ्लुएंशियल है या अथॉरिटेटिव है, वो अबव द लॉ नहीं है, यहाँ पर हर बंदा अकाउंटेबल है, तो फिर ग्लोबल एस्पेक्ट बड़ा अच्छा होता है। और पूरी दुनिया इस वक्त गुड गवर्नेंस की बात करती है, अकाउंटेबिलिटी की बात करती है। इसके ऊपर तो पाकिस्तान में बहुत सी तहरीकें भी चली और आपने पूरी दुनिया में विकीलीक्स देखा, किस तरह अकाउंटेबिलिटी के लिए उन्होंने किस किस तरह क्वेश्चन किए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो इतना नहीं हुआ, लेकिन आपने कैमरॉन वाइट को देखा, ट्रीसा मे का आपने देखा, उसने उससे लेके उस, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर बन गई, लेकिन उसने कहा नहीं मैं लोगों से वोट लेके आऊंगी तो दोबारा आऊंगी। इसी तरह ब्रेक्जिट के ऊपर आपने देखा कितने ज्यादा उनकी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो अकाउंटेबल होती है। इसी तरह आप ट्रंप का दौर देख रहे हैं, उसकी इम्पीचमेंट की बातें चल रही हैं, ऐसे ओबामा का दौर देखा, वॉर ऑन टेरर पे उनका जो एक्सपेंडिचर हुआ, हर जगह मीडिया उनको अकाउंटेबल करता है, विद इन द सिस्टम भी अकाउंटेबिलिटी होती है जिसको इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, आउटसाइड द सिस्टम होती है जिसको एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। जिस कैंडिडेट का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए तो ये बड़ा आसान टॉपिक है,
आपके उसमें पूरा चैप्टर है जिसमें आप ये अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो अब राइटर जो है ये वाले ये जो पैरामीटर्स है जो आगे मैंने लिख दिए हैं, ये राइटर अपने जहन में रखेगा और देखेगा पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कैसे एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी कैसे एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, सोशल अकाउंटेबिलिटी कैसे एसेंशियल है, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी कैसे एसेंशियल है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, नेशनल और ग्लोबल लेवल पर जब हमारा एक इमेज बिल्ड होता है तो कैसे पाकिस्तान के लिए एसेंशियल है, जरूरी है कि पाकिस्तान फिर ग्रो करे या डेवलप करे। स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक और स्टेप आगे गए हैं। हमने कुछ हद तक प्रैक्टिकल चीजों को किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। एक चीज जो मैं चाहूंगा कि आप तमाम कैंडिडेट्स के जहन में रहे कि जैसा मैं अपने पहले लेक्चर में कह चुका हूं कि राइटिंग इज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी। जब हम इसको प्रैक्टिकल एक्टिविटी कहते हैं तो इट डजंट मीन दैट कि आपको को बनी बनाई आउटलाइनें दे दी जाएं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएं, आपको डिपेंडेंट कर दिया जाए, बल्कि आपको हाउ टू कैच द फिश इस आर्ट को सीखना है और यही आपको सिखाया जाएगा। सो वेयर एवर यू विल बी in somewhere else around a lake or a sea, you can hunt your own fish, means that कि आप दुनिया में कहीं पर भी होंगे तो आपके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, आपके अंदर एक प्रोफिशिएंसी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपको कि आप लिख सकते हैं। तो मेरी गुजारिश यही होगी आपसे कि पास्ट पेपर में से कोई एक टॉपिक पिक करें और उसमें ये चारों के चारों स्टेप अप्लाई करें, उस टॉपिक को रफ वर्क में लिखें, सर्कल करें, मेन एरियाज उसके निकालें, फिर उसका एक थीम जनरेट करें, सोचें उसके ऊपर एग्जामिनर इसमें से पूछ के आ रहा है, उसके बाद उसके मेजर एरियाज सोचें खुद से, जिस तरह मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन बना के आपके सामने प्रेजेंट की, और फिर आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, उसकी एक पिक्चर लें और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर शेयर करें। अब इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं होता। अगर आप कोशिश करें और साइंटिफिक वे से कोशिश करें, मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए कोशिश करें, तो आप आसानी से वो काम कर सकते हैं। और मैं चूंकि आपको पहले बता चुका हूं कि आपने स्मार्ट थिंकर बनना है, हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग की तरफ जाना है, और हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग एवेल्युएशन है, ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है और क्रिएटिविटी है, एनोलॉजी भी है, कंपैरिजन भी है। आप चीजों को खुद से ऑब्जर्व करके कंपेयर भी करते हैं, कंट्रास्ट भी करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस भी आती हैं, उसको फिर सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और इसके लिए जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉलेज। तो आप रेफरेंस बुक्स पढ़ें, आप अखबारों के आर्टिकल्स पढ़ें, आप आजकल बहुत सा मटेरियल, चूंकि ज्यादातर लोग अब नेट पर ही हैं और इंटरनेट पे बहुत सा मटेरियल अवेलेबल होता है। मैं इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाऊंगा और हमारे और लेक्चर आगे की तरफ जाना शुरू होंगे इस सिस्टमैटिकली, तो मैं बहुत सा लिटरेचर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।